हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अपनी यूनिट 1 कंप्लीट कर ली थी अपने लास्ट लेक्चर्स में, लेक्चर 1, 2, 3, 4 एंड टिल लेक्चर 5। अब हम अपने इस लेक्चर में लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। यानी इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो AKTU के एक फाइनल एग्जाम में आते हैं वो किस तरीके से आते हैं और आपको वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है सबसे 1, आउटलाइन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ LCAO प्रिंसिपल। फिर इसी क्वेश्चन में उन्होंने ऐड करके पूछा है ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO एंड व्हाट इज इट्स बॉन्ड ऑर्डर, ऑल्सो कमेंट ऑन इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। यानी आपको इस क्वेश्चन में ये थ्योरी भी स्टेट करनी है, यानी MOT जो थ्योरी है आपके उसके पोस्टुलेट्स आपको डिफाइन करने हैं, यानी आपको इसका जस्टिफिकेशन देना है पूरा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपको अपना CO मॉलिक्यूल कैसे ड्रॉ होगा उसका डायग्राम आपको बनाना है इसी थ्योरी के बेस पे, और सबसे लास्ट में आपको क्या बताना है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। देन सबसे लास्ट में आपको बताना है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर। तो थ्योरी में जब भी आप लिखना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि ये थ्योरी आपको किसने दी थी, RS मुलिकन और F हुंड, यानी ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपको MOT थ्योरी बताई थी। अब आपको ये बताना है कि इन्होंने इस थ्योरी में आपको क्या क्या सजेस्ट किया था, क्या क्या चीजें आपको बताई थी। यानी सबसे पहले आपको ये बताया था कि ये किस तरीके से बनती हैं, यानी अकॉर्डिंग टू LCAO आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसी बनी, एडिटिव। यानी अगर आपके पास दो एटम्स हैं, एटम A और एटम B, तो अगर एडिटिव ओवरलैपिंग करके आपका ऑर्बिटल बन रहा है, यानी कैसी ऑर्बिटल बन रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तब आपका कैसी ऑर्बिटल बनेंगी, तब आपकी क्या बनेंगी, लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी आपने बताया कि ये आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनी, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब आपने इसी को दूसरे तरीके से बताया कि जब आपका साई फंक्शन इस तरीके से बना, यानी साई A माइनस साई B, यानी सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग हुई, तब आपकी कैसी बनी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनी। अब ये चीज आपको इस तरीके से अपने एग्जाम में मेंशन करना है कि आपने ये, इन्होंने जैसे क्वेश्चन में पूछा भी है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको ये थ्योरी सजेस्ट करनी है। आपने ये दोनों चीजें बताई कि एडिटिव ओवरलैपिंग और सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। अब इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या बताएंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितनी बनेगी, जितनी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। यही सेम चीज आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख के बतानी है। अब इसके बाद आप क्या बताएंगे कि आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी, यानी जितने भी आपकी बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है, आपने अपने डायग्राम में भी बताया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी की एनर्जी कैसी होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी आपने क्या बताया अपने डायग्राम में कि आपने एटम से कंबाइन करके क्या बनाई, उसकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग की आप एनर्जी की अगर बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं कि उसकी एनर्जी लेस है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन अगर यहीं पे आप बात करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो उसकी एनर्जी आपने क्या बताई कि उसकी एनर्जी ज्यादा है। और अगर इसी बात को हम किसकी कंपैरिजन में करें, यानी स्टेबिलिटी की टर्म्स में अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि ये हाईली स्टेबल है और ये आपकी एंटी बॉन्डिंग लेस स्टेबल है। यानी अगर आप कहें कि आपकी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, यानी अगर आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी कम। अब आपको क्या बताना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसी हैं, यानी कौन सी बॉन्ड किस में पार्टिसिपेट करेंगी। यानी आपकी अगर वो पार्टिसिपेट कर रही है बॉन्ड फॉर्मेशन में तो वो आपकी कैसी होंगी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और जो आपकी नॉन बॉन्डिंग होगी, यानी जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो वो कैसी होंगी, नॉन बॉन्डिंग। अब आपके पास आता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करेंगे किसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या बना रही हैं आपकी, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और
कब करती हैं यानी ये जब भी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनी, एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो ये अपनी जो आइडेंटिटी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की वो लॉस कर देती है, यानी उनकी आइडेंटिटी अलग होती है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसी में आप बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल किस बेसिस पे किए, यानी आपको यहाँ पे क्या बताना है कि आपने कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया। यानी आपने एनर्जी की बात करी तो एनर्जी हमारी कैसे इंक्रीज हो रही है, यानी जब भी आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए तो हमारे एक साइंटिस्ट है ऑफबो, इन्होंने ही हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया था एज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। अब आपको ये पता है कि आपके पास आप इलेक्ट्रॉन फिल इस तरीके से करना है, यानी एक पॉजिटिव हाफ स्पिन और एक नेगेटिव हाफ स्पिन। तो यानी ये सारी चीजें आपकी कहाँ से आई, ऑफबो प्रिंसिपल ने आपको इंक्रीजिंग एनर्जी का बताया, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने आपको क्या बताया कि आपका मल्टीप्लिसिटी का प्रिंसिपल कहाँ से आया, हुंड्स रूल ने आपको बताया कि आपका क्या होगा, हाफ स्पिन यानी पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ स्पिन, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल होंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो ये सारी चीजें आपको किसने बताई, इन तीनों साइंटिस्ट ने बताई। अब इसके बाद आप क्या करते हो कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का ऑर्डर, यानी मैंने आपको जब डायग्राम्स बनाने सिखाए तब मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, यानी जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 थे तब आपने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल किया, यानी आपके पाई ऑर्बिटल्स पहले आई, उसके बाद आपकी सिग्मा, फिर उसी तरीके से आपकी पाई की एंटी बॉन्डिंग और उसके बाद सिग्मा की एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स 14 से ग्रेटर होंगे, यानी 16, 15, 16 और इससे हाइयर, यानी तब आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यानी यहाँ पे आपका क्या आया, सिग्मा 1s, फिर इसका एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s इसका एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो सिग्मा 2pz की, यानी पहले सिग्मा आया किसमें, 2p में, उसके बाद इसके ये दोनों पाई बॉन्ड्स आए। तो यानी ये आपका ऑर्डर चेंज हुआ कब, जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 हो गए। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चली, ये सारी चीजें हमें पता चली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। अब आपको इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हमने जैसे ही डिफाइन किया था, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। जब भी हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे कि हमारी मॉलिक्यूल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तब हम उसको क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और जब भी हमने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात की अपनी ऑर्बिटल में, तब हमने क्या बोला कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा है, हमारा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर है। अब इसी तरीके से आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया मैंने, तो आपको ये पूरा थ्योरी का कंसेप्ट पूरा लिखना है। उसी के बाद अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विद द हेल्प ऑफ एमओ डायग्राम कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको CO, NO और HF का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पे डायग्राम भी बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था, तो आपको CO का डायग्राम भी बनाना था, यानी आपको क्या बनानी है, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसके बाद आपको क्या बनानी है, एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी ये आपकी नीचे वाली बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसके बाद आपका क्या आता है, CO का केस एक्सेप्शन है, यानी आपका 2s यहाँ पे इन दोनों के बीच में चला जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स कमेंट में पूछ रहे थे कि मैम ये ऐसा क्यों होता है, तो मैं इसका रीजन बताना चाहूंगी कि इसका रीजन ये होता है कि हमने ये बताया कि जब भी हमारा हेट्रोएटॉमिक है, यानी हमारा कार्बन डिफरेंट है, इसके बाद हमारा ऑक्सीजन डिफरेंट एटम है। अब जब भी हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी हेट्रोएटम से, यानी ये हमारा C डिफरेंट एटम, ये भी डिफरेंट एटम। अब जब ये दोनों एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस है उसकी वजह से क्या होगा, इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी डिफरेंस होंगे। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस होंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी तो दो तरह की हैं, यानी एक आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक आपकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो आपको क्या बताना है कि उसमें भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपका 2s में एनर्जी डिफरेंस आपका इतना ज्यादा मेंटेन हुआ कि उसकी एनर्जी किसके इक्विवेलेंट हो गई, आपके P के इक्विवेलेंट हो गई, यानी
पी में एम्बेडेड हो गई, यानी पी के बीच में, यानी ये दोनों पी की आपकी क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है इसी गैप की वजह से, जिसमें क्या हुआ, ये एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट हुई। अब आपको इसी तरीके से एनओ का डायग्राम बनाना है, यानी आप एनओ को, इन्होंने क्या किया है, 2s से शुरू किया है, आपको हमेशा कहाँ से शुरू करना है, 1s से शुरू करना है। अब इसके बाद इसी तरीके से 2s फिर 2p, और इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे करेंगे, यानी आपके पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी n के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस O के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, HF का बना लेंगे। HF में आपके पास क्या है, H में सिर्फ 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से आपके यहाँ पे क्या है, 1s2, 2s2 और 2p5। तो इसके पास ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी तरीके से ये आपने HF और HCl के केस में आपको हमेशा याद रखना है कि आपके पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी एग्जिस्ट करती हैं, यानी ये 2p की 2px, ये 2py और ये 2pz। तो 2py और 2pz आपकी क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, यानी उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो जिस एनर्जी लेवल पे थी उसी एनर्जी लेवल पे आपने इसको यहाँ पे शो किया। और ये आपका क्या बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और कहाँ बना, 2px में। इसी तरीके से ये आपका सिग्मा स्टार, ये भी आपका 2px में। तो इसी तरीके से आप अपने सारे डायग्राम्स बना लेंगे, और जैसे ही आपको पता चला कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और अनपेयर्ड हैं, उसी बेसिस पे आप क्या करेंगे, इनको डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक डिफाइन कर देंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। बॉन्ड ऑर्डर में आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, यानी हमने पहले अपनी सीरीज में पढ़ा है लेक्चर में कि 1/2 NB माइनस NA। NB आपका क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी जितनी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो आपकी बॉन्डिंग है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके NB, और जितनी भी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो आपकी एंटी बॉन्डिंग है, ये आपकी कैसी हो जाएंगी, इनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, Na। अगर CO की बात करें तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए NB में, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से Na में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा कैलकुलेट करके क्या आया, वैल्यू 3। इसी तरीके से अगर हम NO की बात करें तो NO में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1/2 NB माइनस Na। इसी तरीके से हमारी वैल्यू आई 2.5। अब HF की अगर हम बात करेंगे तो HF में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, हमारे पास NB में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। वहां पे हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूला में हमारे पास क्या होना चाहिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी नॉन बॉन्डिंग को हम मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ पे किसी को भी मिस्टेक नहीं करनी है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि फॉर्मूले में आपके पास क्या है, NB माइनस NA, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से HF का कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आई 1। अब इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद द हेल्प ऑफ MO डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NO एंड N2। यानी अब आपको एक्सप्लेन करना है MO डायग्राम बना के कि NO और N2 मॉलिक्यूल्स कैसे बने। तो NO आपने लास्ट क्वेश्चन में भी जैसे मैंने आपको बताया कि कहां से शुरू करेंगे, 1s से शुरू करेंगे। यहां पे भी आप कहां से शुरू करेंगे, 1s। अब ये स्टार्ट करके आपने जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास N और O के हैं, ये सारे ऐड करके आपने क्या किया, अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना शुरू किया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, N2 का डायग्राम बनाएंगे, यानी N2 में भी आपने कहां से स्टार्ट किया, अपनी 1s ऑर्बिटल से। अब इसके बेसिस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। अब आपने क्या बताया कि अगर आप O का ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2.5, और N2 के केस में वैल्यू कितनी आई, 3। अब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके प्रेजेंट हैं किसमें, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में या फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जो आपकी लास्ट ऑर्बिटल है, वहां पे आपने देख के बताया कि नाइट्रोजन क्या है, डायमैग्नेटिक है। क्यों, किस बेसिस पे आपने बोला, क्योंकि नंबर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आर पेयर्ड, यानी अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब आपने उसको क्या बोला, डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें
NO की, तो NO आपका कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि वहां पे आपका पाई के एंटी बॉन्डिंग में, कहां पे, पाई 2px में आपका क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से आपने इसको क्या बोला, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है KTU के एग्जाम में कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी अब आपको क्या बताना है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस बताना है। इसका सबसे पहला डिफरेंस यही कि ये मोनोसेंट्रिक है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, पॉलीसेंट्रिक है। अब आपने एनर्जी लेवल के बेसिस पे आपने सारी चीजें बताई कि जो आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कैसी हैं, लेस एनर्जी है, हाई एनर्जी है तो वो कैसी होंगी, लेस स्टेबल है, और मॉलिक्यूलर कैसी हैं, मोर स्टेबल हैं। अब यहाँ पे आप बात करेंगे कि इनकी शेप्स कैसी होती हैं, सिंपल होती हैं, लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप की बात करें तो आप उसको क्या बताएंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नेचर है उनकी शेप्स का। अब आपने ये बताना है कि आपने एटॉमिक ऑर्बिटल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया कि आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं sp, d एंड f। इसी तरीके से आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या बताया कि आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। अब ये डिपेंड करता है कि ये आपका कहाँ पे बना है, s से बना है तो आपने क्या लिखा है उसको 1s और 2s, इसी बेसिस पे आपने इनको डिफ्रेंशिएट किया है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है एक्सप्लेन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, BMO, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज ABMO। और आपको क्या करना है, ड्रॉ एमओ डायग्राम ऑफ NO प्लस, कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर एंड प्रिडिक्ट इट मैग्नेटिक बिहेवियर। यानी हर एक क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, एमओ डायग्राम ड्रॉ करने को कह रहा है, उसका बॉन्ड ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। अब आपके पास क्या आती हैं MOT थ्योरी से, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब आपने बॉन्डिंग में सबसे पहला क्या बताया कि जो आपने साई फंक्शन लिया था, दैट इज जब आप ये कह रहे थे कि आपका मैटर जो एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन, वो आपका वेव फंक्शन है। जब आपने वेव फंक्शन की बात करी तो आपने क्या बताया कि उसमें ओवरलैपिंग किस तरीके की हुई, एक एडिटिव और एक सब्सट्रैक्टिव। अब जब आपने एडिटिव की बात की तब आपने कौन से केस की बात की, तब आपने बोला कि आपकी ऑर्बिटल्स कैसी बनी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जब आपने सब्सट्रैक्टिव की बात की तब आपकी कैसी ऑर्बिटल बनी, एंटी बॉन्डिंग। इसी तरीके से आपने ये रिलेशन डिफाइन किया कि आपका साई ए, यानी जब आप एंटी बॉन्डिंग की बात करें तब कैसा, यानी दोनों वेव फंक्शन कैसे हो गए, यानी एक वेव से दूसरी वेव को आपने सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों को ऐड किया। यानी इसी बात को आप क्या लिख रहे हो, नीचे लिख रहे हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। अब आपने क्या बताया कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये चीज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से बताते हुए आ रही हूँ, तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम किसकी बात करेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी की। इनकी एनर्जी लो है इसीलिए क्या है, हाईली स्टेबल है। यानी मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया स्लाइड पे कि इनकी एनर्जी कम है इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। यानी एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से जब आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे तब वहां पे आप क्या कह रहे हैं कि आपकी एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी बहुत ज्यादा है और इसी वजह से ये क्या होती हैं, लो स्टेबल। यानी इनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब यहाँ पे आपने क्या बताया कि आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन सी हैं, सिग्मा और पाई। और अगर इसी तरीके से आप एंटी बॉन्डिंग डिफाइन करेंगे कि वो ऑर्बिटल्स आपकी कौन सी हैं, यानी सिग्मा स्टार प्लस पाई स्टार, ये आपकी कैसी हो गई, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से पूछ रहे हैं कि ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ NO एंड CO। फिर सेम एज इट इज लास्ट की तरह ही कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर एंड डिस्कस अबाउट इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। यानी आपने क्या बताना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके जस्ट बाद उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे जैसे हम अपने लास्ट क्वेश्चंस में भी करते हुए आए हैं। और इसी बेसिस पे यानी आपके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसी बेसिस पे आप क्या बता देंगे कि आपका पैरामैग्नेटिक कौन सा है और डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन सा है।
अब आप बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपको क्या बताना है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड कमेंट अपॉन द इलेक्ट्रिकल एंड लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट। यानी यहाँ पे आपको क्या बताना है, ग्रेफाइट का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें आपको इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है, जैसे मैं आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेइश ब्लैक कलर है और ग्रीसी सब्सटेंस है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसका, और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है एज कंपेयर टू डायमंड। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, यानी पहला आपका अल्फा ग्रेफाइट और दूसरा आपका बीटा ग्रेफाइट। यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल कैसा एग्जिस्ट करेगा, यानी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ए बी, यानी जो आपकी थर्ड लेयर होगी वो सेम एज इट इज फर्स्ट लेयर की तरह होगी। लेकिन जब आपने बीटा की बात की तब आपने बोला कि इसकी फोर्थ लेयर सेम एज इट इज होगी। जब आपका मॉलिक्यूल बन रहा होगा लेयर बाय लेयर, तो फर्स्ट लेयर किसके सेम होगी, फोर्थ लेयर से सेम होगी। और यहाँ पे आपने बात की थी फर्स्ट और थर्ड लेयर के सेम होने की। और यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी और लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं। जब भी आप बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की, तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पे आपका नॉन मेटल है, बिहेवियर से, यानी ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन मेटल की फॉर्म में। अब ये इसके बावजूद ये क्या है, गुड कंडक्टर है। अब जब भी आप किसी की कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां पे आप सबसे पहले क्या बताते हैं कि वहां पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो ये गुड कंडक्टर नहीं होता, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं के मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है। तो यानी आपके pz ऑर्बिटल यानी 2pz में जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से ये क्या कर रहा है, कंडक्टिविटी शो कर रहा है। अब आपने बोला कि इसको लुब्रिकेंट की तरह यूज क्यों कर सकते हैं। अब लुब्रिकेंट की तरह यूज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये लेयर बाय लेयर जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है ग्रेफाइट का, जो हमने इसका बताया है मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, वीक वंडरबल फोर्सेस होती हैं। वीक वंडरबल फोर्सेस की वजह से इसमें लेयर्स एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, स्लिपरी बिहेवियर शो करती हैं। उसी स्लिपरी बिहेवियर की वजह से हम क्या करते हैं, इसको एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। अब आपका नेक्स्ट यही एक छोटा क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। यही चीज हमने अभी लास्ट में डिस्कस की कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपकी कौन सी ऑर्बिटल में है, ये आपकी pz ऑर्बिटल में है। इस वजह से आपने क्या कहा कि आपका ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट यही क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, वाई ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, यानी आप ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह यूज क्यों करते हो। अभी आपने बताया कि वीक वंडरबल फोर्सेस हैं किसमें, टू लेयर्स के बीच में, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। इसलिए इसको आप क्या यूज कर सकते हो, एज अ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हो। अब आपके पास क्वेश्चन आता है इस तरीके से, नेक्स्ट 10th, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रेफाइट। यानी आपसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी पूछा है, प्रॉपर्टीज भी एंड एप्लीकेशन भी। अब आपको इसमें सबसे पहले क्या बनाना है, इसका ये वाला डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इस डायग्राम को डिफाइन करेंगे, यानी आपने ये डायग्राम किस तरीके से बनाया। यानी सबसे पहले आपने क्या बताया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और उससे पहले आप बताएंगे कि क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है। इसके बाद आप क्या बताएंगे कि 6 कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसा बना रहे हैं, हेक्सागन शेप बना रहे हैं, और किस बॉन्ड से वो अटैच है, यानी कार्बन बॉन्ड से वो एक दूसरे से अटैच है। अब इसमें आपको क्या बताना है, हेक्सागन क्या करते हैं, हेक्सागन जब बना तो उसमें एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच्ड हो रहा है, और किसके थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, जिसमें आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस क्या दिया, 1.42 एंगस्ट्रॉम। और नेक्स्ट आपको दिया कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है, यानी फोर्थ कार्बन एटम के पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री है, और वेरियस हेक्सागन यानी डिफरेंट हेक्सागन्स अपनी डिफरेंट फॉर्म में कंबाइन है एक दूसरे के साथ, यानी बहुत सारे हेक्सागन्स कंबाइन हो रहे हैं किसकी फॉर्म में, शीट की फॉर्म में, और ये सारी शीट्स कंबाइन होकर क्या बना रही हैं, ग्रेफीन शीट्स बना रही हैं। अब अगर हम बात करें इसके अरेंजमेंट की, तो ये कैसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड है और क्या बना रही है, ग्रेफीन की शीट्स बना रही हैं। अब लास्ट में आप क्या कहेंगे
कि ये शीट्स अब एक दूसरे से कैसे अटैच्ड हैं। यानी मैंने पिछली बार भी लुब्रिकेंट की बात की थी, तब वहां पे हमने क्या बोला था कि उनमें लेयर में क्या प्रेजेंट है, वीक वनरेबल फोर्सेस। यही चीज आपने यहाँ पे इस तरीके से लिखी। अब आप बात करेंगे ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज की। अब जब भी आप ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यही बताएंगे कि ये कैसा है, ग्रेइश ब्लैक एंड ग्रीसी सब्सटेंस। इसके बाद क्या बताएंगे कि मेटेलिक लस्टर है एंड ओपेक टू लाइट। इसके बाद आप बताएंगे कि मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा हाई है। किसकी वजह से? क्योंकि इनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, और जब भी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो वहां पे क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आप उस बॉन्ड को बहुत इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। अब यही चीज इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका कैसा है, स्लिपरी नेचर है, और लेयर्स के बीच में क्या है, वीक वनरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इसमें आपको क्या बताना है कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, जो हम पहले भी बता चुके हैं। यही सारी चीजें हैं कि इसमें क्या बताया आपने, अल्फा ग्रेफाइट और बीटा ग्रेफाइट। अब इसके बाद आपका क्या आता है, इसमें इसका एप्लीकेशन पार्ट आता है, यानी आप इसको यूज कहाँ कर रहे हो। दो चीजें तो मैंने आपको अभी भी बताई कि इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज कर सकते हैं, और नंबर 2 एज ए लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। किस वजह से, वीक वनरेबल फोर्स की वजह से। अब ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट इट इज यूज टू प्रिपेयर क्रूशिबल, यानी लैब्स में आप इसका यूज करते हैं क्रूशिबल बनाने के लिए, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज करते हैं हम लोग, किस लिए, मॉडरेटर बनाने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। यूज्ड एज अ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वही है जो हम सेम बात बोलते हुए आए हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब यहां पे आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुलरीन। अब यहां पे आपको क्या बताना है, इंडिकेटिंग द मेथड ऑफ प्रेपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशन। यानी यहाँ पे आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज फुलरीन, यानी आप इसे पहले डिफाइन करेंगे कि ये क्या है, और उसका प्रेपरेशन का मेथड बताएंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज एंड देन एप्लीकेशन। अब यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, यानी इसका दोनों का एक ही आंसर है, यानी ये आपको ऐसे ही डिफाइन करना है। यानी इसमें सिर्फ एक छोटा सा डायग्राम और बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। बाकी अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है तो दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। यानी डिस्कस द प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। यानी एलोट्रोप ऑफ कार्बन की बात होगी तब किसकी बात होगी, ग्रेफाइट और फुलरीन। अब यहां पे किसकी बात हो रही है ये आपको यहां से समझ में आएगा, कार्बन हैविंग ट्रंकेटेड आइसोसेकेड्रन जियोमेट्री। यानी अब यहाँ पे आपको किसकी बात करनी है, आपको यहाँ पे बात करनी है फुलरीन की बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बना रहा है, हाइड्रन, और हाइड्रन कैसे है, जिसमें फेसिस 20 है, इसीलिए आपने इसको क्या बोला, आइसोसाहेड्रन। अब आपको इसकी क्या बतानी है, सबसे पहले यही बताना है, डिस्कस द प्रॉपर्टीज। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज फुलरीन, तो आपने सबसे पहले क्या बताया कि ये एलोट्रोप है कार्बन का, इसको आप क्या बोलते हो, बकमिनिस्टर फुलरीन और बकीबॉल। अब जब आप कार्बन एलोट्रोप की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कार्बन से बना है और बहुत ही जाइंट मॉलिक्यूल है, तो यानी इसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स, यानी C60, और मोस्ट स्टेबल एंड वाइडली यूज्ड मेंबर ऑफ फुलरीन फैमिली। यानी ये क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है और C60 मॉलिक्यूल से बना है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या बताएंगे, मस्टर्ड कलर्ड सॉलिड है, और किस तरीके से दिखाई देता है, लुक्स ब्राउन एंड ब्लैक। यानी जैसे जैसे आप इसकी थिकनेस को इंक्रीज करेंगे तो ये कैसा ब्लैक कलर का दिखाई देने लगेगा। अब आप बात करते हैं कि ये बेसिकली है तो सेमीकंडक्टर, लेकिन अगर आप इसमें डोपिंग करेंगे किसकी, एल्कली मेटल्स की, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स में। यानी ये सेमीकंडक्टर बाय नेचर है, लेकिन जब आपने इसमें किसी एल्कली मेटल के साथ डोपिंग कराई इसकी, तब ये क्या बन गया, आपका कंडक्टर और सुपर कंडक्टर। अब आपने क्या बात करी कि ये क्या है, शोज पुअर एरोमेटिक नेचर, और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है ग्रेफाइट, फुलरीन। अब आपने क्या बात करनी है कि पेंटागन जो इसमें बने, यानी आपने इसके डायग्राम में जब भी बात की तो हमने क्या बताया कि पेंटागन्स और हेक्सागन्स बने। अब ये पेंटागन्स क्या हैं,
इन हेक्सागन से ज्यादा स्ट्रेंड है, यानी जब भी ये आपका मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो कहां से होगा, जब भी ये पेंटागन की साइड से, यानी पेंटागन साइड्स आपकी इजीली ब्रेक होंगी एज कंपेयर टू हेक्सागन साइड्स। अब आप क्या बात करते हैं इसके यूजेस, यानी इसका एप्लीकेशन पार्ट। तो सबसे पहला इसका क्या है, यानी आप इसको कैसे यूज करते हो, एज अ सेमीकंडक्टर। अब आप माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए भी इसका यूज कर रहे हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बनाने के लिए भी। अब इसको क्या है, इसकी क्या क्वालिटी है, यानी इसके पास क्या है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से आप इसको क्या करते हो, अपने हेल्थ पर्पस के लिए यूज करते हो और पर्सनल केयर के लिए। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि इस क्वेश्चन में एक पार्ट आपसे पूछा गया था कि इसको आइसोहेड्रन क्यों बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो है, इसमें अगर हम इसके ये जो एजेस हैं इनको अगर आप ब्रेक कर देते हो तो ये इस तरीके की शेप बनी, ये इस तरीके की शेप है आपकी क्या बनी, ये फुलरीन है, यानी ये क्या है, सोकर बॉल की तरह दिखाई दे रहा है, यानी इसमें पेंटागन्स भी हैं और हेक्सागन्स भी हैं, यानी इस तरीके की शेप आपको मिली। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप कौन से एलोट्रोप की बात करेंगे, जब आपसे पूछा गया तो यहाँ पे आपने बात करनी है फुलरीन की। और ये एक छोटा सा डायग्राम आप बना देंगे जिसमें आपने ये दिखाया कि ट्रिम ऑफ द कॉर्नर्स, जिसके बाद आपको क्या मिला, बॉल टाइप स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है कि आप प्रिपेयर कैसे करेंगे फुलरीन को। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे आपने क्या लेना है, ग्रेफाइट रोड लेनी है, जिसको आपने क्या करना है, हीलियम गैस का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है और प्रेशर 0.05 to 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड किया। देन आपने क्या किया, करंट पास किया वहां से, तो ये क्या मिला आपको, 5 to 15% फुलरीन। और अब आपने क्या किया, सब्लिमेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या किया, फुलरीन मिक्सचर आपको मिला। और ये आप क्या करेंगे, इसको क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के थ्रू इसको दोबारा से फिल्टर कर लेंगे, तब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फुलरीन मिलेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन विद डायग्राम मेंशन करना है। अब इसके बाद आपका आता है वाटर लिक्विड क्रिस्टल, यानी लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, व्हाट आर देयर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। अब यही क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल डिस्क्राइबिंग क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। और इसी को आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं आपसे, इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड मेंशन देयर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। यानी ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसको पूछा जाता है केटीयू में 3 तरह से। तो आपको कुछ भी टाइप आपसे पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। जैसे अगर हम पहले वाला देखें तो आपको क्या बताना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन में आप क्या बताएंगे, A state of matter whose properties are between those of conventional liquid and those of solid crystals, यानी इनके पास किसकी प्रॉपर्टी है, सॉलिड की भी और लिक्विड की भी। अब ये कैसे लिक्विड की तरह फ्लो कर सकते हैं, लेकिन इनके मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, इनका ओरिएंटेशन रहेगा क्रिस्टल लाइक ओरिएंटेशन रहेगा। अब रिक्वायरमेंट्स आपकी कैसी रहेंगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होना चाहिए और आपका एब्सेंस ऑफ बल्कि फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। यानी फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल साइज यानी छोटा होना चाहिए। जैसे ही बल्कि होगा तो आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। और अनसैचुरेशन प्रेजेंट होनी चाहिए आपके मॉलिक्यूल में, जो आपका क्या करेगा, लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को एनहेंस करेगा। और ये चीज मैं आपको जब हमने ये टॉपिक कवर किया था अपना, तब भी मैंने बताया था कि आपका मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, रिजिडिटी होनी चाहिए कहाँ पे, सेंटर में, और आपके एंड्स कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है सारी कि आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताना है। अब आपको इसी में नेक्स्ट पार्ट बताना है, गिव देयर क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। अब क्लासिफिकेशन में आपके 2 टाइप्स आते हैं, यानी क्लासिफिकेशन देंगे आप, पहला थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल और उसके बाद आपका लायोट्रोपिक। अब किसी किसी पार्ट में वो सिर्फ इतना बोलता है कि क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो जब आपसे टेम्परेचर के बेसिस पे पूछा जाए तो सिर्फ आपको क्या करना है, थर्मोट्रोपिक एक्सप्लेन करना है और थर्मोट्रोपिक के जितने भी पार्ट्स हैं, यानी इनकी फर्दर जितनी भी क्लासिफिकेशन है 4 टाइप्स, ये आपको डिफाइन करनी है। लेकिन अगर वो आपसे मेंशन नहीं कर रहा है कि टेम्परेचर बेस्ड करना है क्लासिफिकेशन या फिर सॉल्वेंट बेस्ड करना है,
तब आपको क्या करना है, दोनों ही चीजें एक्सप्लेन करनी है। यानी अगर कुछ भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं है क्वेश्चन पेपर में, तब आपको क्या करना है, दोनों क्लासिफिकेशंस देनी है। अब मैंने थर्मोट्रोपिक आपको बताया था कि ये क्या है, टेम्परेचर बेस्ड है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आप तो क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जितनी भी एलईडीज आपकी बनती हैं कैलकुलेटर में, अलार्म क्लॉक में और आपकी एलईडीज में, तो ये आपकी कैसी बनती हैं, थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल से। अब आपकी ये क्लासिफिकेशन फर्दर किसकी है, ये आपकी क्लासिफिकेशन है थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल की। तो पहला आपका आता है निमेटिक, देन सिमेटिक, कोलेस्टेरिक एंड डिस्कोटिक लिक्विड। अब इसमें क्या करना है आपको, ये फर्दर डिफाइन करना है कि आपका निमेटिक क्या होते हैं। अगर आप यहाँ पे ये सारी चीजें देखें तो इनमें क्या होता है, पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता, लेकिन ओरिएंटेशनल ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। यानी ये मैंने आपको सारी चीजें लेक्चर में भी बताई हैं। इनमें क्या होती है, लो विस्कोसिटी, नॉर्मल लिक्विड की तरह फ्लो कर सकते हैं, और लेयर्ड स्ट्रक्चर इनमें नहीं होती। यानी अगर आप बात करेंगे लेयर्ड स्ट्रक्चर की, तो आपका निमेटिक में लेयर स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल कौन सा होता है, एजोक्सी एनिसोन। यानी इस तरीके से आप ये डिफाइन कर देंगे। अब आपका नेक्स्ट आता है इसी में स्मेक्टिक। यानी स्मेक्टिक में आपने क्या बोला कि ये स्लाइड ओवर वन अनदर, यानी ये लेयर टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इनकी शेप कैसी है, सिगार शेप्ड और सोप लाइक, ग्रीसी इन नेचर। अब आप बात करेंगे इनकी विस्कोसिटी की, तो इनकी विस्कोसिटी एज कंपेयर टू न्यूमेटिक ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या होंगे, इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आप डिफरेंस बताएं न्यूमेटिक में और सिमेटिक में, तो आप क्या बता सकते हैं कि ये लोअर टेम्परेचर पे बनते हैं, और वो एज कंपेयर टू स्मेक्टिक वो हाइयर टेम्परेचर पे बनते हैं। अब इनमें आप क्या कह रहे हैं, दे डू नॉट फ्लो लाइक नॉर्मल लिक्विड्स एंड हैज लिमिटेड मोबिलिटी। यानी लिक्विड की तरह फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन इनमें मोबिलिटी बहुत कम होती है, यानी लिमिटेड मोबिलिटी है। अभी हमने लेयर्ड की बात की कि न्यूमेटिक तो आपके लेयर्ड नहीं होते, लेकिन स्मेक्टिक आपके लेयर्ड होते हैं। अब इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव विद इन द लेयर। यानी आपका जो मॉलिक्यूल है वो लेयर में मूव तो कर सकता है, लेकिन एक लेयर से दूसरी लेयर में मूव नहीं करेगा। यानी ये सारी चीजें आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आपसे क्लासिफिकेशन में वो आपका पूछ रहा है लिक्विड क्रिस्टल का। इसी तरीके से आपका कोलेस्टेरिक आता है। कोलेस्टेरिक मैंने आपको बताया था कि कोलेस्टर किसका डेरिवेटिव है, यानी कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है। अब इसके बाद आपका क्या आता है, इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप डिफाइन करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये अरेंज है किस तरीके से, स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल की तरह। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे स्मेक्टिक में कैसे हैं, लेयर्ड की तरह हैं, लेकिन यहाँ पे आपका लेयर्ड क्या है, अरेंज नहीं है। अब आप क्या बताएंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ लेयर इज सिमिलर टू न्यूमेटिक फेजेस, सो इट इज ऑल्सो नोन एज कायरल न्यूमेटिक। यानी आप इसको क्या बोलते हैं, कायरल न्यूमेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसे फेज में है, ये आपका है न्यूमेटिक फेज में। अब अगर आप बात करें डिस्टेंस कवर्ड बाय डायरेक्टर, यानी जब मैंने आपको ये क्लियर किया था पूरा टॉपिक, मैंने आपको समझाया था, तब हमने डायरेक्टर की बात की थी। तो डायरेक्टर जितना एक टर्न में डिस्टेंस कवर करता है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप पिच बोलते हैं। ईच लेयर इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, यानी एक लेयर दूसरी लेयर के साथ टिल्टेड है किसी एंगल पे, एंड हेंस द मॉलिक्यूल टेक अ वन कंप्लीट टर्न टू 360 डिग्रीज टू मेक अ हेलिक्स। यानी ये क्या करते हैं, कंप्लीट टर्न ले लेते हैं, किस फॉर्म में, हेलिक्स की शेप में। अब आपका क्या आता है, पिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जब भी आप पिच की बात कर रहे हो, यानी जितना डायरेक्टर आपका एक टर्न कंप्लीट कर रहा है दैट इज पिच, और जितना आपका पिच होगा, यानी पिच जितना इंक्रीज करेगा, यानी ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिच कम हो जाएगी, और पिच बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब आपका थर्ड क्या आता है, डिस्कोटिक। यानी डिस्कोटिक कैसे हैं आपके, किससे बनते हैं, फ्लेक्सिबल एल्काइल चेन से, और किनकी, जिसमें क्या होता है, एरोमेटिक कोर होती है। अब यहाँ पे आपके किस तरीके, दो तरीके के होते हैं, यानी ये आपके डिस्कोटिक भी, यानी पहला आपका डिस्क शेप, यानी ये आप बात करें तो डिस्क शेप है, और आप क्या बोल रहे हैं, दूसरा आपका क्या आता है, कोलुमिनर फॉर्म, यानी यहाँ पे क्या बन रहे हैं,
डिस्क शेप में कॉलम्स भी बना रहे हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज इनकी कैसी है, डिस्क शेप है और एरोमेटिक कोर्स की वजह से क्या होगा, स्टैक्स बना लेते हैं ये एक दूसरे के साथ, और पाई कॉन्जुगेशन सिस्टम यानी चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो आपका कैसे होता है, यानी एक दूसरे स्टैक्स में, किसकी वजह से, पाई कॉन्जुगेशन की वजह से। अब आपका ये वाला जो एग्जांपल था ये था आपका लायोट्रोपिक, जिसमें मैंने आपको सोप का क्लीनिंग वाला एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपके क्या बन रहे थे, मिसाइल बन रहे थे। अब ये आपका क्या आता है, आप इसमें सबसे लास्ट में क्या एक्सप्लेन करेंगे, इसके एप्लीकेशन एक्सप्लेन करेंगे कि आप लिक्विड क्रिस्टल कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहला तो आपको ये मेंशन करना है कि जितने भी एलईडीज हैं यानी जितनी भी डिस्प्लेज बन रही हैं, यानी जितनी भी डिस्प्लेज बन रही हैं वो आपकी कैसे बन रही हैं, वो आपकी लिक्विड क्रिस्टल से बनी। फिर आप क्या बताएंगे कि जितने भी कॉस्मेटिक्स में आप यूज कर रहे हो वो क्या यूज कर रहे हैं, आप अपने लिक्विड क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं। अब अपने बॉडी केयर कॉस्मेटिक्स में जितने भी नेल पेंट्स आपके आते हैं उनमें कलरफुल इफेक्ट के लिए आप क्या यूज करते हैं, अपना कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल यूज करते हैं। अगर हम बात करें डिस्कोटिक की, तो डिस्कोटिक हमारा किस में यूज हो रहा है, जितने भी हमारे फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस हैं यानी जितना हमारा सोलर सेल्स में यूज हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन निमेटिक एंड सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स, राइट 2 एप्लीकेशंस। यानी यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि सिर्फ आपको 2 एप्लीकेशंस देनी है। यानी अब तक क्या था कि हमें ये नहीं पता था कि कितनी एप्लीकेशंस लिखनी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल हाईलाइट करके मेंशन किया है कि आपको सिर्फ 2 एप्लीकेशंस देनी है। तो यहाँ पे पहले आपने पिछले क्वेश्चन की तरह क्या किया, इसको डिफाइन किया कि आपका लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है। तो ये पूरा डेफिनेशन देने के बाद आपने क्या बताया कि इसके एप्लीकेशन, यानी एक आपने बता दिया कि कॉस्मेटिक्स में यूज हो रहा है और आपका दूसरा क्या हो रहा है, कोलेस्टेरिक, जहां पे आपका बॉडी केयर प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा है। अब आपको क्या देना है इसमें, सेकेंड पार्ट जो आपसे पूछा था, डिफरेंशिएट बिटवीन निमेटिक एंड स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। अब आपको ये सारी चीजें बतानी है कि ये क्या है, थ्रेड लाइक है और ये कैसी स्ट्रक्चर है इसकी, ये सोप लाइक है। अब यहाँ पे आप अगर शेप की बात करोगे तो ये कैसे होते हैं, रोड लाइक शेप, और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिगार शेप। तो ये आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करते जाएंगे। अगर आपने इसका रोड टाइप स्ट्रक्चर बताया है तो वहां पे उसका क्या बताएंगे स्मैक्टिक में, सिगार टाइप। अब इसके बाद क्या है, निमेटिक में हमने थ्योरी में भी पढ़ा है पूरा कि ये लेयर टाइप स्ट्रक्चर नहीं बनाते, लेकिन अगर इनकी बात करें तो क्या बनाते हैं, लेयर टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब अगर इनकी बात करें ओरिएंटेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता लेकिन ओरिएंटेशन ऑर्डर होता है। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ओरिएंटेशनल ऑर्डर क्या होता है, शॉर्ट रेंज है, यानी थोड़े टाइम के बाद ओरिएंटेशन नहीं रहेगा, लेकिन पोजिशनल ऑर्डर लॉन्ग टाइम रहेगा। अब इसके बाद आपका क्या आता है, ये हर एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं लेकिन लेयर में नहीं कर सकते क्योंकि ये लेयर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब यहाँ इसकी बात करें स्मैक्टिक की, फ्लो इन लेयर्स एंड डिफरेंट लेयर कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, यानी ये लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं और फ्लो भी कर सकते हैं लेयर में, लेकिन जो आपका मॉलिक्यूल है वो कहाँ आपका एग्जिस्ट करेगा, यानी कहाँ जंप कर सकता है, वो सिर्फ एक ही लेयर में, डिफरेंट लेयर में जंप नहीं करेगा। अब आपका क्या आता है, जब भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, निमेटिक में अलाइनमेंट कर लेंगे अपना, लेकिन अगर वहीं हम बात करें स्मैक्टिक की तो ये आपके मॉलिक्यूल्स अलाइन नहीं होंगे, भले ही आपने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है। अब यहाँ पे आप बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। अब यही चीज हमने यहाँ पे बताई थी कि लेयर में स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन आपका मॉलिक्यूल कहाँ है, फ्री टू मूव विद इन द लेयर, यानी उसी लेयर के बीच में, यानी उसी लेयर के अंदर किसी भी जगह वो आपका मॉलिक्यूल फ्री टू मूव कर सकता है। लेकिन अगर आप बात करोगे दूसरी लेयर की तो वो दूसरी लेयर में नहीं जा सकता। अब यहाँ पे आपने बात करी विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी में आपका निमेटिक में तो कम है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, स्मैक्टिक में हाई विस्कोसिटी है। जब आप बात करेंगे फॉर्मेशन की,
तो आपने न्यूमेटिक में क्या बताया कि फॉर्मेशन किस टेम्परेचर पे हो रहा है, हाइयर टेम्परेचर पे, लेकिन एज कंपेयर टू न्यूमेटिक, स्मैटिक आपके कैसे बनते हैं, लोअर टेम्परेचर पे, यानी इनका फॉर्मेशन कैसे टेम्परेचर पे होगा, लोअर टेम्परेचर पे। अब आप क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल देके इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी पहला इसका न्यूमेटिक का एग्जाम्पल है आपका पैरा एजोक्सी एनिसोल। अगर इसकी बात करें तो ये है आपका इथाइल पैरा एजोक्सी फिनेटोल। अब आपका क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये आपका नया टॉपिक आया है इस बार। ये अभी तक AKTU में बहुत टाइम पहले, यानी जो आपका 14-15 में जो एग्जाम आता था उस टाइम पे ये क्वेश्चंस आपके आते थे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब आपका सिलेबस चेंज हो गया तब ये टॉपिक आपका नहीं था। हो सकता है कि इस बार आपका ये क्वेश्चन जरूर आए, क्योंकि ये ग्रीन केमिस्ट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपसे ये पूछ सकता है व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड व्हाट राइट इट्स 12 प्रिंसिपल। यानी आपको क्या पूछेगा क्वेश्चन में कि ग्रीन केमिस्ट्री होता क्या है। यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पे आप क्या कर रहे हो, हजार्डस सब्सटेंसेस का कम यूज कर रहे हो, और जितना भी आपका प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी आपका क्या होना चाहिए, लेस टॉक्सिक होना चाहिए। तो इन वेज को यूज करके आप क्या कर रहे हो, सिंथेसिस कर रहे हो। तो इसमें आपके 12 प्रिंसिपल है, ये मैंने आपको सारे लेक्चर में भी एक्सप्लेन किए हैं, मैं आपको 1 बाय 1 ये सारे बताती हूँ। सबसे पहला आपका एटम इकोनॉमी, देन इम्प्रूव्ड प्रोसेस, उसके बाद आपका आता मिनिमाइज, फोर्थ आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली, देन प्रिवेंट वेस्ट, सिक्स्थ वन इज लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस, देन यू हैव टू राइट रिड्यूस डेरिवेटिव्स, कैटालिसिस, and then real time analysis for pollution prevention, then design safer chemicals and degradable products, use safer substances and methods, and last one is technology। यानी ये आपको 12 स्टेप्स लिखने ही लिखने हैं जब भी आपसे वो पूछता है कि राइट इट्स 12 प्रिंसिपल्स। तो आपको ये पूरा हेडिंग देना है, यानी 12 हेडिंग्स देने हैं, और इनके अंदर आपको मेंशन भी करना है कि आपको एटम इकोनॉमी से क्या समझ आ रहा है, यानी एटम इकोनॉमी आपका क्या होता है। यानी इस लेक्चर का पूरा डिटेल में देखने के लिए आप लेक्चर 5 देख सकते हैं, जो मैंने पूरा ग्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब इसके बाद आपका आता है व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब आपको ये बताना है कि ग्रीन केमिस्ट्री का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। यानी ये सारे कंटेंट्स आपको देने हैं कि ये समझाने के लिए कि इम्पैक्ट क्या है ग्रीन केमिस्ट्री का। तो यानी क्या होगा, लेस यूज ऑफ लैंडफिल्स, स्पेशली हजार्डस वेस्ट लैंडफिल्स। यानी इस तरीके के कुछ कुछ एग्जांपल्स आप देके क्या कर सकते हैं, अपना इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं कि अपने एनवायरमेंटल पे क्या अफेक्ट होंगे ग्रीन केमिस्ट्री के। आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और कितना उसमें लिखना है। थैंक यू सो मच।